हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, हिस्ट्री के अंतर्गत आज जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है महाजनपद। मित्रों, महाजनपद काल का अध्ययन आज से शुरू करेंगे। ये मुख्यतः कुल 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कल महाजनपद एक एक महाजनपदों को विस्तार से एवं उसके अंतर्गत आने वाले राजवंशों को पढ़ेंगे। मित्रों देखिए, चैप्टर का नाम आप डाल दीजिए महाजनपद। ठीक है। पहले तो प्रश्न यही आता, महाजनपद किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज महाजनपद, महाजनपद क्या है, महाजनपद किसे कहते हैं? तो मित्रों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण की सभ्यता प्रारंभ हो गई थी और इसी सभ्यता को महाजनपद का नाम दिया गया। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करते हैं। देखिए, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में अखंड भारत में, ईसा पूर्व के अखंड भारत में, अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण मित्रों, द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई। हो गई जिसे महाजनपद कहा जाता है, जिसे महाजनपद काल या महाजनपद कहा जाता है। ठीक है। और दूसरे पॉइंट में, एक दूसरे शब्दों में यदि आपको समझाने का प्रयास करूं तो मित्रों, प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। प्राचीन काल में क्या, प्राचीन काल में प्राचीन काल में राज्यों के प्रशासनिक इकाइयों को, राज्यों की प्रशासनिक इकाइयों को, इकाइयों को क्या कहा जाता? महाजनपद कहा जाता है, महाजनपद कहा जाता है। ठीक है मित्रों, 2 पॉइंट है। हमने 2 पॉइंट में आपको समझाने का प्रयास किया। महाजनपद किसे कहते हैं यदि आपसे पूछा जाए तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गई। लोहे का खोज हुआ उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल के बाद मित्रों तेजी से कृषि और अन्य चीजों में अमूल चूल परिवर्तन आया, विकास का सिलसिला आगे बढ़ा। ठीक है। और नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण, पहले नगरीकरण की अगर मैं बात करूं तो सिंधु सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता था। उसके बाद अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण की जो सभ्यता है वो कौन सा? महाजनपद काल है। तो प्रारंभ हो गई जिसे महाजनपद कहा जाता है। आप मित्रों नोट्स बनाते चले, पेपर और पेन साथ चलेगा तो एकदम एक ही बार में क्लियर होता चला जाएगा। और दूसरा पॉइंट कहता है प्राचीन काल में राज्यों की प्रशासनिक इकाइयों को, राज्यों की प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। अब बात आता है महाजनपद का समय या महाजनपद, द टाइम ऑफ महाजनपद। तो महाजनपद का समय, महाजनपद का समय था मित्रों 600 ईसा पूर्व। मित्रों 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक, 600 ईसा पूर्व से
325 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं पर 325 ईसा पूर्व तक मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 324 ईसा पूर्व, ऐसे कुछ चीजें मिलेंगी। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व का ये अप डाउन का समय है मित्र, लगभग का समय रहेगा। ठीक है, हर किताब में थोड़ा सा आपको 9-10 मिल सकता है। नेक्स्ट, महाजनपदों का उल्लेख। ठीक है, आप इसे नोट करें और दूसरी, हाँ, इसको मिटाने के पश्चात हम लिखते हैं अब हम पढ़ते हैं महाजनपदों का उल्लेख। आप इसे नोट कर लें मित्रों। महाजनपदों महाजनपदों का उल्लेख। महाजनपदों का उल्लेख, देखिए मित्रों, महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो 4 पॉइंट से। पहली पॉइंट, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से भी के बाद या उत्तर वैदिक काल से ही महाजनपदों का उल्लेख मिलना शुरू होता है। दूसरा, जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों से और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों से और विदेशियों के विवरण से। ठीक है, इन सारे स्रोतों से महाजनपदों का उल्लेख का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, महाजनपदों का उल्लेख पहली पॉइंट में आप लिख लीजिएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल मैंने बताया था आपको, ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया। ऋग वैदिक काल जो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऋग वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आया क्या आपका उत्तर वैदिक काल, और 600 ही ईसा पूर्व से क्या शुरू हो रहा है आपका महाजनपद काल। तो ठीक है, आप इसे नोट कर लें। पहली पॉइंट लिखते हैं, कुछ महाजनपदों का, देखिए कुछ महाजनपदों का विवरण उत्तर वैदिक काल से प्राप्त होता है। कुछ महाजनपदों का विवरण उत्तर वैदिक काल से मिलता है, उत्तर वैदिक काल से मिलता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट दूसरी पॉइंट, बौद्ध साहित्य से भी। मित्रों, हमने अभी बताया बौद्ध साहित्य से, बौद्ध साहित्य से भी महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं, अंगुत्तर निकाय, एक बौद्ध साहित्य पढ़ाते समय मैंने बताया अंगुत्तर निकाय तथा महावस्तु से। अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय प्लस महावस्तु, ये बौद्ध साहित्य महावस्तु से 16 महाजनपदों का, 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। और बौद्ध साहित्य में मित्रों बताया सुत्त पिटक और विनय पिटक। बौद्ध साहित्य में ही सुत्त पिटक, सुत्त पिटक प्लस विनय पिटक, विनय पिटक से भी 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, जैन साहित्य से भी महाजनपदों का उल्लेख की चर्चा, एक का विवरण प्राप्त होता है। क्या? जैन साहित्य। मित्रों, जैन साहित्य के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के विवरण की सूचना प्राप्त होता है। भगवती सूत्र से, भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। और विदेशी विवरण, विदेशी विवरण
मित्रों, विदेशी विद्वानों के, ठीक है, साहित्यों और उनके इतिहास से भी, उनके लेख से भी 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें निरियाकस, आरिस्टोबुलस, मेगास्थनीस, कैलिस्थेनिस, कैलिस्थेनिस प्लस जस्टिन, डाइमेकस, डायनेसियस, ठीक है, कर्टियस, कर्टियस, प्लूटार्क, प्लूटार्क इत्यादि विद्वानों के, ठीक है, विवरण से भी 16 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है, 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है मित्रों, अब सबसे बड़ी पॉइंट अब देखते हैं महाजनपदों की विशेषताएं। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। मित्रों, अब देखते हैं महत्वपूर्ण विशेषताएं। महत्वपूर्ण विशेषताएं, क्या महत्वपूर्ण विशेषता है? तो 16 महाजन मुख्य आप देखें यहां पर, पहले तो भाषा, महाजनपदों की ये जो प्रारंभिक भाषा है मित्रों, भाषा क्या है? संस्कृत, प्राकृत, संस्कृत, और सूक्ष्म अवस्था में पाली भी मिलती है, पाली और एवं प्राकृत। एवं प्राकृत, संस्कृत, पाली एवं प्राकृत। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों, प्रशासनिक ढांचा, 16 महाजनपदों में महाजनपदों का जो प्रशासनिक ढांचा है, गणराज्य, राजतंत्र, राजतंत्र, ठीक है, मैं डायरेक्ट राजतंत्रीय व्यवस्था थी तो गणराज, राजतंत्र। ठीक है, और उदय का कारण, 16 महाजनपदों के उदय का कारण है, नेक्स्ट, उदय का कारण, 16 महाजनपदों के उदय का कारण अगर मैं बात करूं तो मित्रों एक पॉइंट में आप समझिएगा कि इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई। ठीक है, तो सबसे पहले लोहे का उपयोग, लोहे का उपयोग, लोहे का उपयोग क्या क्रांति, किसमें क्रांति लाया? कृषि में क्रांति लाया। कृषि में कैसे क्रांति लाया? लोहे के हथियारों से बने उपकरण कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे, और कृषि में जो कृषक जो कृषि करते थे वे कम अनाज के स्थान पे अधिक अनाज का उत्पादन करना शुरू कर दिया, जिससे टैक्स के माध्यम से राजा या सम्राट टैक्स या कर के माध्यम से ये अत्यधिक राजस्व प्राप्त करने लगे। ठीक है, ये तो कृषि में लोहे का उपयोग। और दूसरी पॉइंट, लोहे के औजार से, ठीक है, युद्ध में, युद्ध की प्रक्रिया ही बदल गई, पूरी तरीके से युद्ध की प्रक्रिया बदल गई। अब योद्धा वर्ग, देखिए कृषि से कृषक वर्ग, ठीक है, का
देखिए मजबूत हुआ, ठीक है। और योद्धा वर्ग ये बलवान हुआ, ठीक है, अत्यधिक समृद्धिशाली, जिससे राजा की शक्ति क्या हुई, राजा या सम्राट, सम्राट या राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, शक्ति में वृद्धि हुई। उसका रीजन है मित्रों, क्योंकि राजस्व भी अधिक मिलने लगा और योद्धा वर्ग मजबूत भी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसकी वजह से, अब इसकी वजह से लोहे के उपयोग की वजह से क्या चीज हो रहा है, लोगों की प्रबल निष्ठा अपने जन एवं कबीलों के प्रति हटकर अब जनपद एवं महाजनपद के प्रति हो गई। पहले अगर एक पॉइंट में समझे तो पहले सबसे छोटी इकाई जो थी कबीला थी, सबसे छोटी इकाई कबीला, कबीले हुआ करते थे। उसके उसके बाद के सबसे, उसके बाद की बड़ी इकाई क्या, ग्राम, ठीक है। उसके बाद जन, जन की इकाई, फिर उसके बाद की इकाई क्या, जनपद, उसके बाद की इकाई महाजनपद, ठीक है। यूं ये सिस्टम बना कि लोगों का यहाँ के प्रति, ठीक है, अब वो अपने सम्राट के प्रति, ठीक है, निष्ठा होने लगी, अपने जनपद के प्रति निष्ठा होने लगी, ठीक है। ये आप डायग्राम देखिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं मित्रों, वर्तमान में 16 महाजनपद की स्थिति, वर्तमान में 16 महाजनपद की स्थिति। तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद, उत्तर प्रदेश में कुल कितने, 8 महाजनपद, ठीक है। और बिहार में 3 महाजनपद, नोट करते चलेंगे मित्रों, 3 महाजनपद। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, 1 महाजनपद, ठीक है, 1 महाजनपद। उसके बाद दक्षिण भारत में 1 महाजनपद, और भारत के बाहर, भारत के बाहर 2 महाजनपद, कितने, 2 महाजनपद, कुल कितने हो गए, 16 महाजनपद हो गए। देखिए यहां पर 2 3 4 5 5 3 8 8 16 महाजनपद हो गए। उत्तर प्रदेश में 1 महाजनपद, बिहार में 3 महाजनपद, राजस्थान में 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद, दक्षिण भारत में 1 महाजनपद, और भारत के बाहर 2 महाजनपद, ठीक है। कुल कितने हो गए, ये हो गए 16 महाजनपद हो गए, 16 महाजनपद। अब मित्रों हम बात करेंगे 16 महाजनपद तथा उनकी राजधानी एवं वर्तमान लोकेशन, ठीक है, आप इसे नोट कर लें। मित्रों अब हम देखते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी तथा उनका एक लोकेशन। मित्रों व्हाइट बोर्ड पे जगह कम होने के कारण लोकेशन नहीं है ये लिखा, हमने सिर्फ स्टेट का नाम नोट किया है। देखिए पहला जो महाजनपद है गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला यानी पेशावर, तक्षशिला एवं पेशावर, जिसका वर्तमान लोकेशन पाकिस्तान में, ये भारत के बाहर। और दूसरा देखिए कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, जो वर्तमान में कश्मीर में है। और तीसरा महाजनपद मत्स्य या मत्स्य था, जिसका राजधानी विराटनगर राजस्थान में है, वर्तमान लोकेशन राजस्थान में, तब विराटनगर में था, ठीक है। और इसके बाद कुरु महाजनपद है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ
थी जो वर्तमान में दिल्ली है। उसके बाद सूरसेन अगला महाजनपद है जिसकी राजधानी मथुरा है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद कौशल महाजनपद है जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश में है। सातवां है पंचाल महाजनपद जिसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। क्या थी? अहिच्छत्र, जो वर्तमान लोकेशन उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आठवां चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी थी शक्तिमती और यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नौवां महाजनपद वत्स या वंश जो इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, मिर्जापुर और इलाहाबाद का जो क्षेत्र लगता है, वत्स या वंश कौशाम्बी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। 10वां महाजनपद था काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, ये भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कुल मित्रों 8 महाजनपद हमने बताया। उसके बाद 11वां महाजनपद है मल्ल जिसकी राजधानी थी कुशावती या कुशीनारा, जो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के नाम से। उसके बाद मित्रों 12वां महाजनपद है असमक जिसकी राजधानी थी पाटन, जो एकमात्र 16 महाजनपदों में एकमात्र ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था जिसका नाम था असमक महाजनपद जिसकी राजधानी पाटन थी, यह दक्षिण भारत में स्थित है। इसके बाद 13वां महाजनपद है अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी उज्जैन, वर्तमान में ये देखिए मध्य प्रदेश में स्थित है। 14वां महाजनपद है मित्रों वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी जो बिहार में स्थित है। उसके बाद 15वां महाजनपद है अंग महाजनपद जिसकी राजधानी थी चंपा और ये वर्तमान लोकेशन बिहार में। उसके बाद अंतिम है 16वां महाजनपद जो बाद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ 16 महाजनपदों में। ठीक है, यह इसकी राजधानी राजगिरी है जो पटना से थोड़ी ही दूर पर स्थित है। इसका दूसरा नाम गिरिब्रज है यानी बिहार में स्थित है। ठीक है मित्रों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद मित्रों एक एक महाजनपद को हम पढ़ेंगे और पहला महाजनपद होने वाला है मित्रों हमारा मगध महाजनपद। मगध महाजनपद इसलिए क्योंकि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा? मगध महाजनपद। ठीक है, शुरू में तो छोटा है लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे राजवंश ने इसकी सीमाएं बहुत ज़्यादा विस्तृत कर दिया। इधर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से लेकर इधर हिमालय होते हुए भारत के बाहर यानी आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक इसकी सीमाएं लगती थी मगध महाजनपद की। तो मित्रों मगध महाजनपद के बारे में चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे और इससे संबंधित प्रत्येक राजवंश एवं प्रत्येक सम्राट के राजवंशों से संबंधित प्रत्येक सम्राट का अध्ययन हम लोग करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मित्रों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।